वे उतनी ही लड़ाकू थी जितना कि उनका सेनापति। वे अपने खूबसूरती से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अपने जूड़े में उन्होंने सरहुल और ईचाबाह की जगह साहस का फूल खोसा था। उम्मीद को उन्होंने कानों में बालियों की तरह पिरोया था। हक की लड़ाई में उन्होंने बोया था आत्मसम्मान का बीज। प्रभात खबर की खास प्रस्तुति काव्य पूर्णिमा में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आनंद। आज हमारे साथ हैं युवा कवि अनुज लुगुन। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी कविताओं को सुनेंगे। अनुज, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। कैसे हैं अनुज आप? मैं बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं? बस बढ़िया। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे दर्शकों को अपनी कविताओं से रूबरू कराएं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कविता सुनने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी कि कविताओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कविताओं के प्रति रुझान बचपन से ही था। और यूं कहना चाहिए कविताओं के प्रति ही नहीं, हम्म। रचनात्मकता के प्रति रुझान शुरू से ही रहा। हम्म। और इसमें पिताजी का और माताजी की भूमिका बहुत अच्छी रही। हम्म। बचपन से ही हमें साहित्य पढ़ने को मिलता रहा। खासतौर से जो बाल पत्रिकाएं हुआ करती थी या कॉमिक्स हुआ करते थे, जी। और जो परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि बचपन में जिस जंगल पहाड़ नदी में के बड़े होते रहे, वो चीजें स्मृतियों में बैठती रही और उन्हें रचने का एक स्वाभाविक सी प्रेरणा मिलती रही। मुझे याद है, छठी या सातवीं क्लास में मैंने कविता लिखी थी। अब अच्छा। वो कविता तो नहीं है, हम्म। आ, लेकिन मुझे याद है वो कविता मैंने लिखी थी और उसकी एक वजह भी थी। वो एक परिवेशगत वजह थी। हम्म। 1995 96 के दशक में के आसपास हमारे क्षेत्र में जो जंगल माफिया थे उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। एक हम्म। बहुत बड़ा जन आंदोलन था। दूसरी तरफ झारखंड आंदोलन भी था। कई तरह के आंदोलन चल रहे थे, तो उसके बीच से हमारी परवरिश हुई। हम्म। तो हमारी भावनाएं उन चीजों से जुड़कर ही व्यक्त हुई। और मैं ये अ, याद रखता हूँ, तो कविता जो मैंने लिखी थी प्रतिरोध के तेवर की ही थी और उसमें इतिहास का संदर्भ था। हम्म। आपने जिस कविता का उल्लेख किया अभी, उसमें भी इतिहास का जिक्र आता है। तो यह जो इतिहास स्मृतियों की बात बचपन से ही मेरे जहन में रही और कविताओं से जुड़ा होता चला है। जो आप बोल रहे हैं प्रतिरोध का तेवर, तो वो प्रतिरोध जो है आपकी कविताओं में झलकता है। तो ये जो आप कविता, जिस कविता का भी जिक्र कर रहे थे, क्या उसकी कुछ पंक्तियां आपको याद हैं? जो पहली कविता थी आपकी। हाँ, 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 उलगुलान की औरतें शीर्षक की कविता जिसका आपने जिक्र किया। हम्म। और अब चूंकि अब चूंकि अपने बचपन के स्मृतियों अनुभवों से मैं काफी आगे आ चुका हूँ। हम्म। अध्ययन का विस्तार हुआ, नए अनुभव जुड़ते गए, तो नए विश्लेषण भी सामने आए। हम्म। और ये मैं कह सकता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरी जो अपनी अनुभूतियां हैं उसका विस्तार हुआ है। तो हम्म। आज इतिहास या स्मृतियां कविताओं में आती हैं, तो हम्म। उसमें प्राथमिक अपने परिवेश का तो होता ही होता है, लेकिन एक कोशिश यह रहती है कि मैं जिस परिवेश से समाज से जुड़ा रहा, उसकी अनुभूतियां जो एक सामान्य मानव जन की जो अनुभूतियां हैं उससे भी जुड़े और एक बृहद मनुष्यता की बात करे। जी। तो गुलान की औरतें स्त्रियों को लेकर थी। तो मुझे लगता है कि जो और स्त्रियां केवल आदिवासी समाज में नहीं है संघर्ष करती हैं, दूसरे समाज में भी हैं। इसलिए इस कविता में वो पंक्ति है कि आ, इसका जो विचार है वो फैल रहा है गांव से शहरों की तरफ। शहरों में दफ्तर जाती महिलाएं हैं, वो भी उलगुलान करने वाली ही औरतें हैं, महिलाएं हैं। तो इस हम्म। तरह से उसका एक विस्तार बनता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे हाँ कि वो कौन जी। सी आपकी कविता थी जिसकी, मतलब जी। जिससे आपको पहचान मिली, मतलब हाँ, ये कविता कौन कविता सी?
हाँ जी। हाँ हाँ, जी जी, ये कविता थी अघोषित उलगुलान। अच्छा। अघोषित उलगुलान कविता थी, और यह 2010 में ही प्रकाशित हुई थी वसुधा में। हम्म। 2009 में इसे मैंने लिखा था। अल सुबह दांडू का काफिला रुख करता है शहर की ओर, और सांझ ढले वापस आता है परिंदों के झुंड सा। अजनबियत लिए शुरू होता है दिन, और कटती है रात अधूरे सनसनीखेज किस्सों के साथ। कंक्रीट से दबी पगडंडी की तरह दबी रह जाती है जीवन की पदचाप, बिल्कुल मौन। वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिंत जहर बुझे तीर से, या खेलते थे रक्त रंजित होले अपने स्वत्व की आंच से, खेलते हैं शहर के कंक्रीटिए जंगल में जीवन बचाने का खेल। शिकारी शिकार बने फिर रहे हैं शहर में, अघोषित उलगुलान में लड़ रहे हैं जंगल। लड़ रहे हैं ये नक्शे में घटते अपने घनत्व के खिलाफ, जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ, गुफाओं की तरह टूटती अपनी ही जिजीविषा के खिलाफ। इनमें भी वही आक्रोशित हैं जो या तो अभावग्रस्त हैं या तनावग्रस्त हैं, बाकी तटस्थ हैं या लूट में शामिल हैं, मंत्री जी की तरह जो आदिवासियत का राग भूल गए रेमंड का सूट पहनने के बाद। कोई नहीं बोलता इनके हालात पर, कोई नहीं बोलता जंगलों के कटने पर, पहाड़ों के टूटने पर, नदियों के सूखने पर, ट्रेन की पटरी पर पड़ी तुरिया की लावारिस लाश पर कोई कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं बोलने वाले केवल सियासत की गलियों में आरक्षण के नाम पर, बोलते हैं लोग केवल उनके धर्मांतरण पर, चिंता है उन्हें उनके हिंदू या ईसाई हो जाने की। यह चिंता नहीं कि रोज कंक्रीट के ओखल में पिसते हैं उनके तलवे, और लोहे की ढेकी में कुटती है उनकी आत्मा। बोलते हैं लोग केवल बोलने के लिए। लड़ रहे हैं आदिवासी अघोषित उलगुलान में, कट रहे हैं वृक्ष माफियाओं की कुल्हाड़ी से, और बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल। दांडू जाए तो कहाँ जाए, कटते जंगल में या बढ़ते जंगल में। बहुत बढ़िया। यह कविता थी। हाँ, और इसी कविता का चयन हुआ था भारत भूषण अग्रवाल सम्मान के लिए 2011 में, अच्छा अच्छा। जो हिंदी के किसी युवा कवि को दिया जाता है। फिर इसी के बाद वो सारी चर्चाएं भी शुरू हुई और डिस्कोर्स भी आने लगा। और इसमें वो सारी स्मृतियां थी बचपन की देखी हुई, और वर्तमान में की जो स्मृतियां थी वो सारी चीजें भी थी। और कविता के साथ यह है कि जब मैं कविता में आता हूँ, या मुझे लगता है कविता यह काम करती है। कविता अगर किसी संवेदना से जुड़ रही है, उस संवेदना की अगर कोई समस्या है या कोई जटिलता है, तो वह उसे सांस्कृतिक रूप से देखती है। वह नारेबाजी करती हुई नहीं आती, वह संवेदनशीलता से सांस्कृतिक तरीके से, अगर उसका राजनीतिक पक्ष होगा तो वह उसे भी लाएगी। और मुझे लगता है कि जो कविताएं मैंने लिखी उसमें यह विचार दिखता है या है। एक चीज मैं जानना चाह रही थी कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, यही नाम है ना सर? ठीक बोल जी रही हूँ, जी, यही भी। है ना? हाँ हाँ तो इसके लिए हाँ आपको मिला था ना युवा साहित्य अकादमी हाँ हाँ, 2019 का, जी। 2019 का? तो इसको, ये तो लंबी कविता है ना आपकी बहुत, हाँ हाँ हाँ। तो इसको भी कुछ मतलब जितना आप अभी सुना सकें उतना। अच्छा। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी की जो कविता मैंने लिखी, मैं बहुत संक्षेप में उसकी रचना प्रक्रिया, उसके विचार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जी। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो हम्म हमें उसके पूरे जीवन संदर्भों, जीवन शैलियों को देखना चाहिए। उनकी अपनी
दृष्टि है जीवन को देखने की, विश्व और प्रकृति को देखने की, उनका नजरिया है, उनका एस्थेटिक्स है, ठीक है, उनकी कलाएं हैं, और इन सब से जुड़ा हुआ उनका संघर्ष है। लेकिन अब तक यह होता रहा है कि आदिवासी समाज के अध्ययन के क्रम में इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता रहा। तो जब मैंने बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता लिखनी शुरू की, तो मेरा ध्यान इसी बात पर था कि बिरसा मुंडा एक नायक की तरह हमारे सामने है, वो है। लेकिन बिरसा मुंडा के साथ जो आदिवासी स्त्रियां थी, या इतिहास में जो आदिवासी स्त्रियों की जो भागीदारी है, वह कहीं गायब है या कहीं उल्लेखित नहीं है। इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। तो हम्म, बिरसा मुंडा की बहन की परिकल्पना के साथ बिरसी का विचार आता है, और इतिहास, दर्शन, आदिवासी सामाजिक व्यवस्थाएं, उनके जो मिथक हैं, इन सबको समायोजित करते हुए ये रचना बनी थी, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इसके तीन हिस्से रहे, एक हम्म, बाघ का हिस्सा, सुगना मुंडा, फिर उसकी बेटी का। बाघ एक प्रवृत्ति है, एक हिंसक प्रवृत्ति है जो लगभग हर समाजों में है। आज हम औपनिवेशिक पूंजीवादी दौर की हिंसा को देख रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति की हिंसा को देख रहे हैं, उसके हम्म, आतंक को देख रहे हैं। यह तो है, हम्म, यह हिंसा हर समाज में किसी न किसी रूप में है। हम्म, तो बाघ को उस रूप में चित्रित किया गया, हम्म, और सुगना मुंडा एक अ, पात्र हैं, पुरखे हैं आदिवासी समाज के, जो बिरसा मुंडा के पिता की तरह हैं, पिता हैं। हम्म, वो उनका एक संघर्ष है, और फिर उनकी बेटी का संघर्ष है, जो आज के, जिसको हम कहते हैं कि एक नई सदी है, उसके बीच का उसका संघर्ष है। जंगल पहाड़ी के इस ओर है, और बाघ पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार राजधानी है। जंगल पहाड़ी के इस ओर है, और बाघ पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार राजधानी है। उसने अपने नाखून बढ़ा लिए हैं। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल और प्यासी हैं। वह एक साथ कई गांवों में हमला कर सकता है। उसके हमले ने समूची पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां से वह छलांग लगाता है, वहां के लोगों को लगता है यह उचित और आवश्यक है। जहां पर वह छलांग लगाता है, वहां के लोगों को लगता है यह उन पर हमला है, और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं। और वे तुरंत खड़े हो जाते हैं, तीर धनुष बाले भाले भरछी बरछी और गीतों के साथ। जहां से वह छलांग लगाता है, वहां के लोगों को लगता है उसके खिलाफ खड़े लोग असभ्य, जंगली और हत्यारे हैं। सभ्यता की उद्घोषणा के साथ वे प्रतिरोध पर खड़े लोगों पर बौद्धिक हमले करते हैं। उनकी भाषा को पिछड़ा हुआ और इतिहास को दानवों का दावत मानते हैं। उनके एक हाथ में दया का सुनहला कटोरा होता है, और दूसरे हाथ में खून से लथपथ कूटनीतिक खंजर। युद्ध के संधि रिश्तों से, और रिश्तों से युद्ध करने वाले, श्रम को युद्ध से, और युद्ध से श्रम का शोषण करने वाले स्वघोषित सभ्यता के कूपजन गुप्तचर कर और गुप्तचरी कराकर किसी की भी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन जब सुगना मुंडा की बेटी ने उनकी वासनामयी दैनिक मांग को खारिज कर दिया, तो वे चानर बानर बनकर उसके ही समाज के अंदर घुस आए। अब वे दैहिक सुख के लिए सुगना मुंडा की बेटी के वंशजों की आत्मा में भी प्रवेश कर रहे हैं, बाघ का रूप धर रहे हैं। सुगना मुंडा की बेटी हैरान है कि वह उस बाघ की पहचान कैसे करे। कुछ कहते हैं वह सभ्यता का उद्घोषक है, सत्ता का अहम है। कुछ कहते हैं वह आदमी ही है। तो कुछ यह भी कहते हैं कि बात बाघ के बाघपन की होनी चाहिए, जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। उस दिन से सुगना मुंडा की बेटी बाघ के सामने तनकर खड़ी है। यह पहला हिस्सा है। हम्म, और
मुंडा आदिवासी समाज में एक जो मिथक के बारे में बात कही जाती है वो यह है कि वहाँ जो आदमी होते हैं वही बाघ बन जाते हैं। उनको उलट भग्गा कहते हैं या चानर बानर कहते हैं। अच्छा। और इसके बहुत सारे किस्से हैं। हम्म। हमारे जो दादा दादी नानी पूर्वज बहुत सारे किस्से बताते थे। और हम्म। उसमें ये बात कही जाती थी कि जो आदमी बाघ बनने की कला जानता है, उलट बघा बनने की, वो हम्म। हिंसक होता है। और अगर उसको जरूरत पड़े, अगर उसकी हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसकी भूख बढ़ जाए, तो वह हम्म। अपने ही लोगों को, अपने बच्चों तक को खा जाता है। तो इस हम्म। मिथक का मैंने इस्तेमाल किया कि कैसे वर्चस्व की चीजें, चाहे वो सांस्कृतिक वर्चस्व हो या पितृसत्ता का वर्चस्व हो, ये सारी चीजें समाज के अंदर मौजूद रहती हैं और उसके बीच एक द्वंद्व और संघर्ष शुरू होता है। फिर इस तरह से इसकी पूरी बुनावट बनती है। ये कविता आगे जाती है और जो आदिवासी गणतांत्रिक व्यवस्था है, उनके पुरखों की व्यवस्था है, वो उस पर केंद्रित होकर आज की हमारी जो जटिलताएं हैं जीवन की, समय की, वह उसे संबोधित करती है। और आपने जो मिथक है उसका बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल भी किया है अपनी कविताओं में। मेरा एक सवाल था, जैसे आप अपने आसपास के परिवेश पर, आदिवासियत पर लिख रहे हैं, और ऐसे ही जैसे महिलाएं लिखती हैं कविताएं, तो बहुत हम्म। बार जैसे किसी का मजाक बना करके ऐसे बोला जाता है ना कि महिलाएं सिर्फ अपने आसपास या अपना रोना रोती हैं। ऐसा मैंने कई बार पढ़ा भी जी। है, और हाँ ऐसा हाँ, सोशल बिल्कुल। मीडिया पर भी देखा है जी जी। कि महिलाएं सिर्फ अपना जी जी। रोना रोती हैं। तो मेरा सवाल हाँ ये था कि आप इसको कितना सही मानते हैं? मान लीजिए जो व्यक्ति जिस परिवेश में रह रहा है, हाँ। जैसे आदिवासी जी है जी। या महिला है, तो वो निश्चित तौर पर अपनी अनुभूति बताएगा अपनी रचना में। तो इसको बिल्कुल। आप कितना सही मानते हैं? हाँ देखिए, हम्म। मेरा ये मानना है हम्म। कि जितनी भी साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, जी। चाहे वो स्त्रियों के पक्ष से आती हों या दलितों के पक्ष से, आदिवासियों के पक्ष से, या आज की तारीख में हम जिनको थर्ड जेंडर कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए कि तीसरा लिंग हम क्यों बनाएं, ठीक है, उनकी बात हो, या हम्म। वैश्विक संदर्भों में हम ब्लैक या अश्वेत अफ्रीकी लोगों की बात करते हैं, जी। अमूमन जो हाशिए में रह गए समाज है, उनके द्वारा की गई अभिव्यक्तियों में बहुत तीखे सवाल होते हैं। और ये सवाल इसलिए नहीं होते कि अगर कोई स्त्री लिख रही है तो स्त्री होने का रोना रो रही है। दरअसल अगर कोई स्त्री या फिर हाशिए के समाज का कोई रचनाकार रच रहा है, इसका मतलब यह है कि अब तक मनुष्यता को जिस रूप में परिभाषित किया जाता रहा, वह या तो स्थूल था, या छिछला था, या अमूर्त तरीके से था। क्योंकि हम जिस सभ्यता या समाज में रहते हैं, वहाँ इतने सारे लेयर्स हैं, इतनी परतें हैं। और खासतौर से हाशिए के समाज की बात करें तो हम वो सारे सबसे निचले परतों में दबे हुए लोग। तो जब तक हम वहां से उन परतों को नहीं उखाड़ेंगे, नहीं उभारेंगे, तो मनुष्यता पूरी नहीं हो सकती। तो हम्म। मैं इस तरह के सवालों को खारिज करता हूँ और मेरा ये मानना है कि हर एक रचनाकार, चाहे जो कोई भी हो, अपने परिवेश के अनुभव को लेकर आ रहा है, तो उसकी अनुभूति के केंद्र में वो चीजें रहेंगी। और केंद्रीयता का होना एक अनिवार्य विषय है साहित्य या कलाओं के लिए, कि आपकी संवेदनाओं के केंद्र में क्या है, उस केंद्र से आप मनुष्यता की कितनी यात्राएं करते हैं। मेरे साथ भी ये सवाल कई बार आता है कि आप आदिवासी जीवन को लेखन लिखते हैं, क्या लेखन करते हैं, एक निश्चित दायरा है, ये है। मेरा ये कहना है कि हाँ, वो मेरे अपनी केंद्रीय अनुभूति है, वो परिवेशगत है, किसी के साथ भी होती है, हाँ। लेकिन आपको आलोचनात्मक तरीके से देखना है तो ये देखिए कि क्या उस केंद्रीयता की बात करते हुए कहीं कोई दायरा नहीं बन रहा, या कहीं कोई एक सीमाएं तो नहीं बन रही, या उस केंद्र पर खड़े होकर एक मनुष्यता के संघर्ष की बात हो रही है, मुक्ति की बात हो रही है, हम उसके बड़े फलकों की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस पर मुझे लगता है विचार करना चाहिए। और स्त्रियों के मामले में हम कहें तो ये तो एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है कि स्त्रियों ने हजारों साल के पितृसत्तात्मक समाज के अंदर के जो वैल्यूज थे, मूल्य थे, जो तमाम तरह की संस्थाओं से लदे हुए थे, उन पर उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ सवाल किया,
और आज की तारीख में उन्होंने हमारे सभ्यता, समाज और जीवन को देखने की एक बेहतरीन दृष्टि दी है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जाना चाहिए। जी। मैंने एक कविता आपकी थोड़ी सी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरी माँ, मैं और भेड़िए, ये मैं चाहती हूँ कि जी आप इसे दर्शकों के लिए सुना दें। हाँ, ये मैं सुना रहा हूँ। यह जो नया कविता संकलन है, जो पिछले वर्ष आया था, अच्छा, उसमें है। पत्थलगड़ी, इसी शीर्षक, हाँ, इसी शीर्षक में संकलित है। पत्थलगड़ी में मेरी माँ, मैं और भेड़िए। अनुज, एक जो हाँ हाँ, पथलगड़ी पर आपकी कविता है वो भी सुनाइएगा। जी जी, जरूर जरूर। मेरी माँ, मैं और भेड़िए। उसके दरवाजे हमेशा जंगल की ओर खुलते रहे, और वह बीहड़ों में चलती रही। भेड़ियों की पदचाप सबसे पहले वही सुनती है आज भी। इस तरह कई दशकों से वह हमें सहेज रही है। नक्सलबाड़ी के ठीक समय उसका जन्म हुआ होगा। उसकी माँ एक दिन दूसरी शादी करके चली गई। वह ठोकर खाकर नहीं गिरी, वह तो गिरते हुए लोगों को देख रही थी। कुछ लालच में गिर रहे थे, और कुछ गोली खाकर। उसने यह फर्क जान लिया, और वह जंगल में राइफल चलाना सीख आई। कविता में यह बेतुकी बात हो सकती है कि एक माँ राइफल चलाती है, लेकिन आलोचकों को यह बात स्वीकार करनी चाहिए, और उसके प्रतिमानों पर बहस होनी चाहिए, कि जब जंगल में भेड़ियों से घिरे हों उनके बच्चे, तो उनकी माँ को क्या करना चाहिए। और माँ ने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। वह भूमिगत हुई, वारंट निकले, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया बच्चों के लिए। इससे ज्यादा और वह क्या कर सकती थी। वह हड़ियां बेचती थी, और पीठ आई वसूली करने वाले दरोगा को। वह मुर्गी बेचती थी, और आंखें तरेर आई दबंगों को। उसके पास कुछ भी नहीं बचता था हाट से घर लौटते हुए। रोज रोज वह ऐसे ही किस्से सुनाती थी हम सबको। वह कुछ और दे भी नहीं सकती थी हमें इन किस्सों के सिवाय। पिज्जा, बर्गर, वीडियो गेम, टीवी, फीवी, कौन जाने। वह तो गोरिल्ला थी, और क्या दे सकता है एक गोरिल्ला अपनी जान के सिवाय। उसके दरवाजे आज भी जंगलों की तरफ खुलते हैं, और वह बीहड़ों में चलती है। माँ ऐसी ही होती है। वह ना खुद बिकती है, ना अपने बच्चों को बिकने देती है, ना ही खेत खलिहान और जंगलों को बिकने देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक यह कविता माँ को समर्पित करके लिखी गई थी। अब मैं इसका जिक्र कर दूं थोड़ा। जो शुरू में जो बात मैंने कही थी कि जो हमारा जो बचपन का अनुभव था, वो जो जंगल माफियाओं के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उससे जुड़ा हुआ था। तो मेरी माँ ने, माँ बहुत लड़ाकू थी, जुझारू है, अभी भी है। तो उन्होंने सांगठनिक काम किया, बहुत बड़ा नेतृत्व निभाया, एकजुटता की। और जिसमें जितने भी प्रसंग आए हैं उसमें खुद शामिल रही। और वह हमारे लिए संघर्ष का बहुत ही कठिन दौर था। कई बार ये बातें मैं कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे अनुभव आए जीवन में, जिससे निकल कर हम लोग आए, एक बड़ी बात रही। और माँ की बड़ी भूमिका थी। तो मैं माँ को हमेशा एक सशक्त और जुझारू महिला की तरह याद करता हूँ। उसी रूप में कविता लिखी गई। अनुज, अ, जी माँ को समर्पित करके आपने कविताएं लिखी, क्या पत्नी को समर्पित करके कोई प्रेम कविता, इस तरह की कोई कविता लिखी है आपने? हाँ, उस तरह की कविताएं हैं। हाँ, तो एक वो भी सुना दीजिए ताकि थोड़ा लोगों को पता चले कि किस किस तरह की कविताएं आपने लिखी। ये कविता मैंने जब मैं यहाँ गया, आ गया, और नौकरी काम के पेशे में मैं गया में ही रह रहा हूँ पिछले 10 साल से। हम्म। तो लंबे समय तक अकेला भी रहा हूँ, और बाद में जब पत्नी आई तो
उनको याद करते हुए मैंने कविता लिखी थी, तो हम्म, मैं यहाँ सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है तुम्हारे घर से लौट आने के इंतजार में। क्योंकि हम दोनों अक्सर गांव जाते हैं और गांव से फिर वापस लौटना होता है, एक तरह का प्रवासी जीवन ही जी रहे हैं फिलहाल। हम्म, तो कविता का शीर्षक है तुम्हारे घर से लौट आने के इंतजार में। अभी ट्रेन कोडरमा स्टेशन पहुंच रही होगी, अभी गया से 1.5 घंटे दूर हो तुम। मैं अपनी कविता के शब्दों में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं उन रास्तों से होकर गुजरता हूँ जिनसे होकर तुम गांव गई हो, और उन्हीं रास्तों से होकर लौटता हूँ जिनसे तुम लौट रही हो। रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे पहाड़, और उन्हें सिर पर ढोकर घर लौटती आदिवासी स्त्रियां, तुम उन्हें जोहार कहती हो। मैं तुम्हारी सहजता को ताकता रहता हूँ। रेल की पटरियां बिछी हैं गया से बानों तक, अब इनका कोई अंत नहीं। हम कह सकते हैं कि जितनी दूरी हमारी यात्रा है, उतनी ही लंबी है ये पटरियां। उन आदिवासी स्त्रियों के बारे में तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है कि कितनी लंबी है उनकी यात्रा की पटरियां। वे कभी राउरकेला में जंगल के फल और पत्ते बेचते दिख जाती हैं, तो कभी रांची में। उनके जंगली फलों का छोटा सा व्यवसाय इन्हीं पटरियों में बीतता है। जब तुम घर से लौटती हो, तो मैं वहीं कहीं किसी छोटे से स्टेशन में होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ अपनी दुनिया के लोगों को, जो मजदूरी में लगे हैं दिन रात। किसानी उनकी भाषा में लहलहाती है, और स्त्रियां रात के लिए गीतों को सहेज रही होती हैं। जब तुम घर से लौटती हो, तो इतना ही प्यार ले आती हो। मैं इंतजार करता हूँ उसी शहर में प्रवासी बनकर, जहाँ गौतम सांसारिकता कहकर यशोधरा को छोड़ आए थे। मैं यहीं इसी शहर में तुम्हारे प्यार का इंतजार करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये कहना पड़ेगा अनुज कि जितनी खूबसूरती से आप प्रतिरोध की कविताएं लिखते हैं, उतनी ही खूबसूरती से आप प्रेम कविताएं लिखती हैं। तो आपने इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर काव्य पूर्णिमा के धन्यवाद इस अंक जी। में आपने सुना युवा कवि अनुज लुकुन को। अगले अंक में हम आपको देश के किसी चर्चित कवि से फिर मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।